हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पी ब्लॉक के सारे नोट्स और उसके कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, पी ब्लॉक के जो रिएक्शंस थी वो हमने काफ़ी सारे उसके ऊपर वीडियोस बनाए और अब हम बात करने जा रहे हैं पी ब्लॉक के कॉन्सेप्ट्स की। ओके, सो ये पहला लेक्चर है पी ब्लॉक के कॉन्सेप्ट्स का। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रुप 15 से, नाइट्रोजन फैमिली से। ठीक है, उसके पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जो पी ब्लॉक है वो सबसे लंबी चैप्टर है हमारा। ठीक है, सबसे लंबी चैप्टर है और हमें समझ में नहीं आता कि उसको कैसे प्रिपेयर करें। एक्चुअली जो पी ब्लॉक है उससे हमारे 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कॉन्सेप्ट्स पे, ट्रेंड्स पे और प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट्स जैसे हमारे पर्टिकुलर वाई N2 इज act as an inert gas at room temperature. Trends about what is the basicity order of hydrides of group 15 या reducing character या stability के बारे में। प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, वाई वाइट फॉस्फोरस इज़ मोर रिएक्टिव देन रेड फॉस्फोरस, ऐसे सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, सो दूसरे टाइप के जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं रिएक्शंस के ऊपर। ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शंस हमारी आ जाती है कंप्लीट करने के लिए। तो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हमारे रिएक्शन के ऊपर होते हैं। थर्ड जो टाइप के हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाइए ऑक्सो एसिड का या उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कंसेप्ट, ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, दूसरे रिएक्शंस के ऊपर और तीसरे स्ट्रक्चर्स के ऊपर। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना ग्रुप 15 से। उसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और कुछ पॉइंट्स जो आपको सबसे ज़्यादा याद रखने हैं ताकि आप जो है ईजिली उनको स्कोर कर सके अच्छा एग्ज़ाम में अपने। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप 15। ग्रुप 15 की बात करें तो ग्रुप 15 को बोला जाता है नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो सबसे पहला मेंबर होता है इस फैमिली का। ठीक है, बाकी सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 15। ओके, नाउ क्विकली कमिंग ऑन द फर्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एटॉमिक रेडियस। सबसे पहली बात हम करते हैं एटॉमिक रेडियस की। और इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं ये जो मैंने बात की कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में, कॉन्सेप्ट्स, ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज़, तो ये सारे आपके तभी अच्छे से क्लियर होंगे जब आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ा है। अगर आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता आपको इनमें ट्रेंड्स, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉपर्टीज़ में कोई डिफ़िकल्टी आएगी। ठीक है, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आगे अपने वीडियो लेक्चर्स में उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस क्या होता है हमको पता ही है, एटम का रेडियस, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस होती है, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इसके बीच में जो डिस्टेंस होती है दैट इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। इसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। क्लियर? अब चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या होता है जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं एटॉमिक रेडियस का। ठीक है, सो एटॉमिक रेडियस ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, ये तो आप सबने पढ़ा होगा। पर क्यों होती है ये जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो क्विकली मैं उसको बता देता हूँ कैसे आप ये लोग बात को समझेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन को अगर देखें तो उसका हमारा एटॉमिक नंबर है कितना, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है हमारा 7। ठीक है, यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस का होता है 15, यानी कि 2,8,5। ठीक है, अब मैं एक सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का। तो अगर एज्यूम करें ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड में 5 इलेक्ट्रॉन मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ यहाँ पर है। यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगा नाइट्रोजन का, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारा एटॉमिक रेडियस नाइट्रोजन का। अगर हम बात करें फॉस्फोरस की तो फॉस्फोरस में क्या हो जाएगा, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन एंड लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो ये लास्ट में इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन। अब डिस्टेंस क्या हो गई, ये एटॉमिक रेडियस ये हो गया हमारा। तो फिगर से आप समझ रहे होंगे कि ज़्यादा किसकी एटॉमिक रेडियस, फॉस्फोरस की। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है,
नंबर ऑफ एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस बढ़ने से क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो उनको रखने के लिए हमें शेल की भी ज़रूरत होती है, और जब शेल बढ़ते हैं तो क्या होता है, एलिमेंट का साइज भी इंक्रीज होता है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन में कितने शेल थे, 1 और 2। फॉस्फोरस ऊपर से नीचे गए तो कितने शेल की ज़रूरत पड़ी, 1, 2 और 3। यानी कि क्या हुआ, शेल बढ़े तो हमारे क्या बढ़ा, साइज बढ़ा। तो एक बात हमारी यहाँ पर ये नोट करने वाली है कि ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से क्या बढ़ते हैं, शेल बढ़ते हैं। ठीक है, जब शेल बढ़ेंगी तो ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली साइज भी, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा। क्लियर। सो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, सबसे पहली बात, अब हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ऊपर से नीचे जाने पर सबसे पहली बात हमारा एटॉमिक रेडियस जो होता है वो इंक्रीज होता है। क्लियर, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होगा, बिस्मथ का, एंड सबसे लीस्ट किसका होगा, नाइट्रोजन का। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बात क्लियर हो गई, ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। और क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण उनको रखने के लिए हमें शेल चाहिए। शेल बढ़ेंगी तो ऑफ कोर्स एटम का साइज भी बढ़ेगा। क्लियर इतनी बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको हम शो करते हैं डेल्टा एच से। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो बेसिक डेफिनेशन है वो होती है हमारी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर। एक एटम से जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयन में। ठीक है। तो उस प्रोसेस में जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी अप टू डाउन जाने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर उसका ट्रेंड क्या होता है। ठीक है। तो अब हम इसको रिलेट करेंगे अपने एटॉमिक रेडियस से। ठीक है। चलिए अब देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के केस में। नाइट्रोजन के केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है हमारा आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा यहाँ पर है। ठीक है, पास में है न्यूक्लियस के। फॉस्फोरस के केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारा काफ़ी ज़्यादा दूर है, किससे, न्यूक्लियस से। जैसे जैसे हमारा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। जितना बड़ा एटम का साइज होगा उतनी ही कम हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप घर पे रहते हैं तो आपके मम्मी पापा, आप क्लास 12th में हैं, आपके मम्मी पापा देखते रहते कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। जैसे ही मम्मी पापा बाहर गए या आप बाहर चले गए तो क्या हो गया, अब वो नहीं देख पा रहे कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो घर में थे तब तक स्ट्रिक्टनेस बहुत थी, बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा दूर हुए तो अब या रिलेटिव के यहाँ चले गए तो क्या हो गया, वो सिर्फ फ़ोन पर ही डांटते हैं आपको। ठीक है। तो स्ट्रिक्टनेस लेवल क्या हो गई, अब कम हो गई। ठीक वैसी ही बात यहाँ पर है, जैसे जैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे क्या हो जाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। ठीक है। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी अब हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी। तो अभी हमने देखा कि सबसे बड़ा साइज़ किसका है, हमारा बिस्मथ का। ठीक है। तो सबसे बड़ा साइज़ जिसका होगा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम। सो ऑन गोइंग फ्रॉम अप टू डाउन, ऊपर से नीचे जाने पर हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होती है। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो अब हमें दूसरी बात भी इम्पोर्टेंट पता चल गई कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज होती है। क्लियर। और ये पूरी पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स के लिए अप्लाई होता है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा पी ब्लॉक ग्रुप का निकल कर आ रहा है, और वो है सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन,
वाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 इज़ मोर देन ग्रुप 16। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ग्रुप 15 की वो ज़्यादा क्यों होती है ग्रुप 16 से। तो यहाँ पर मैं आपको इसका रीज़न बताऊँगा क्यों ऐसा होता है। तो अगर हम ग्रुप 15 देखें, जैसे मैंने ले लिया है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन देखें उसका एटॉमिक नंबर 7। नाइट्रोजन की मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँगा 1s2 2s2 एंड 2p3। क्लियर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो ऑक्सीजन की क्या होगी 1s2 2s2 2p4। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए लास्ट में, यहाँ पर जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो आ रहा है 2p3 में, और यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है 2p4 में। 2p3 p जो होती है हमारी ऑर्बिटल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, और ये कंडीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल केस है और इसको बोलते हैं हाफ फिल्ड। क्या बोलते हैं? हाफ फिल्ड। और इस हाफ फिल्ड कंडीशंस की वजह से जो हमारी ग्रुप 15 होती है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द ग्रुप 16। सो क्लियर। ग्रुप 15 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा क्यों होती है ग्रुप 16 से? ड्यू टू द हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एज कम्पेयर टू द ग्रुप 16। ये ना हाफ फील्ड में आती है और ना फुल फील्ड में। क्लियर। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा निकल कर आया। आगे भी हम बात करेंगे आपने पी ब्लॉक के कंसेप्ट्स के। सो स्टे ट्यून टू अवर चैनल। थैंक यू।